देश में संभल में मस्जिद सर्वे के बाद हुई हिंसा पर चर्चा लगातार छिड़ी हुई है, उस पर जमकर सियासत भी हो रही है। सवाल बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उसको लेकर के भी पूछा जा रहा है। चैलेंजेस है भारत के सामने, वो एक व्यापक इंटरनेशनल इस्लामी फंडामेंटलिज्म है जिसके साथ दुर्भाग्य से इस दुनिया के बड़े बड़े पूंजीपति, उद्योगपति, कुछ कंट्री की पॉलिटिकल पार्टियां सब खड़ी है जो दुनिया को अस्थिर करने में लगी हुई है। योगी आदित्यनाथ को हिंदुओं के लिए वहां इतनी जो मोहब्बत उमड़ रही है वो इसीलिए ना कि वो हिंदू वोट को यहाँ कंसोलिडेट करना चाह रहे हैं। तो बुद्धिजीवी वर्ग मुसलमानों का इसके साथ में अगर आएगा और ओवैसी अगर खुल के इस बात में बोलेंगे, तब अगर ओवैसी अगर हिंदुस्तान के अल्पसंख्यकों की बात उठाएंगे तो उस बात का संदेश जाएगा कि नहीं, वो बांग्लादेश के हिंदुओं की भी बात करते हैं और हिंदुस्तान के मुसलमानों की भी बात करते हैं। कूटनीति की भी असफलता है कि हम बांग्लादेश में जो घटनाक्रम हो रहा था उसको सही समय पर समझ नहीं पाए, एसेस नहीं कर पाए और वहाँ कट्टरपंथी हावी हो गए। तो कहीं ना कहीं ये भी एक आत्मचिंतन मंथन का विषय है कि बांग्लादेश हमारे उससे निकल कैसे गया, हमारी दोस्ती के उससे। बार बार जा करके अमेरिका में बैठ करके फलाना बैठ करके कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है, फलाना खत्म हो चुका है, ये सब बंद होना चाहिए। देश के लोग जो मुंह में दही जमाए बैठे हैं उन तो ये बात हम करते हैं, हर बहस में करते हैं। दुनिया के चौधरी क्या कर रहे हैं? उनको इजराइल और हमास में अलग तरह का समीकरण नजर आता है, रशिया यूक्रेन में अलग नजर आता है, सीरिया में अलग नजर आता है, तुर्की में अलग नजर आता है, और वही लोग प्लांट करते हैं उस मोहम्मद यूनुस को और उसको पुरस्कार देते हैं दुनिया का बड़ा। नमस्कार, अमरउजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। देखिए, देश में संभल में मस्जिद सर्वे के बाद हुई हिंसा पर चर्चा लगातार छिड़ी हुई है, उस पर जमकर सियासत भी हो रही है। सवाल बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उसको लेकर के भी पूछा जा रहा है। जब यहाँ पर अल्पसंख्यकों की बात होती है तो बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को निगलेक्ट कर दिया जाता है, उनको लेकर उस तरह के बयान या उस तरह की प्रतिक्रियाएं नहीं दिखाई देती। जब उस पर सवाल उठाए जाते हैं तो उस पर कई तरह के आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाते हैं। सवाल ये है कि भाई बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो कुछ हो रहा है उसके बारे में बात क्यों नहीं हो रही है। योगी आदित्यनाथ इशारों में अयोध्या, संभल, बांग्लादेश का डीएनए एक बता देते हैं, उसके पीछे की क्या कहानी है, उसके मायने क्या है और क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अल्पसंख्यक कहीं पर भी हो, जब बात उनके हक की हो तो सबको एक ही स्वर में एक जैसा ही आवाज़ उठाना चाहिए, वो चाहे संभल हो, वो चाहे बांग्लादेश हो। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है, यही जानने समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सभी वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। समीर चौगाकर जी हैं, विनोद अग्निहोत्री जी हैं, अवधेश कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं, अमरउजाला डिजिटल के संपादक जयदीप कार्णिक जी हैं, हमारे साथ रामकृपाल जी हैं, पूर्णिमा त्रिपाठी जी हैं। इस चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करूँगा समीर सर। संभल, अयोध्या, बांग्लादेश, ये एक बात अभी योगी आदित्यनाथ ने कही 2 दिन पहले, लेकिन सवाल यह है अल्पसंख्यकों की जब बात आती है तो हम बड़ा सेलेक्टिव हो जाते हैं। यहाँ के अल्पसंख्यक या अपने हिसाब से वोट बैंक के हिसाब से जब देखने लगते हैं तो अलग सेलेक्टिव हो जाते हैं, बांग्लादेश को लेकर अलग सिलेक्शन हो जाता है, अलग बयान हो जाते हैं। तो उसको हम कब तक निगलेक्ट करते रहेंगे और क्या वो हमारे यहाँ की चीज़ों से जुड़ता नहीं है? बिल्कुल, देखिए, जब योगी आदित्यनाथ ने जब आगरा में दुर्गादास राठौर की मूर्ति का अनावरण के समय जो स्पीच दी थी, उस स्पीच पे जब उन्होंने कह दिया था कि बटेंगे तो कटेंगे, और उसके बाद से जब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा एक है तो सेफ है, और ये जो मोमेंटम जो बना महाराष्ट्र चुनाव में दिखा, उसके बाद जो उत्तर प्रदेश के 9 सीटों पर उपचुनाव हुए, 9 में से 7 भारतीय जनता पार्टी जीत गई, अखिलेश यादव से 2 जीते। और सबसे बड़ी बात है कि संभल की जो कुंदर की सीट है वो जो भारतीय जनता पार्टी ने जीती है, जिस तरीके से उनको वहाँ वोट मिले और जितने कम वोट समाजवादी पार्टी को मिले, उसके बाद वोटिंग के बाद उसका वहाँ पर संभल में जो सर्वे हुआ और उसके बाद जो वहाँ दंगा हुआ, पत्थरबाजी हुई, उसके बाद से अब योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी को एक मोमेंटम मिला है कि भाई 2027 के लिए हमें किस ग्राउंड को मजबूत बनाकर चुनाव में जाना है। ये कुंदर की जीत ने उन्हें समझ में आ गया कि मुसलमानों का एक वोट भी ऐसा है जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देने से हिचकिचाता नहीं है, जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि इस ताकत के बाद अब योगी आदित्यनाथ, तो देखिए वैसे भी जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ का लगातार का स्पीच रहा है, वो लगातार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं जनता के मन में, जो उन्होंने शुरुआत कर दी थी कि समाजवादी पार्टी एक मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है। और चूंकि संभल जो है वो वहाँ से सांसद समाजवादी पार्टी के हैं, उनका नाम आ रहा है, वहाँ के विधायक का आ रहा है, तो जो पत्थरबाजी हुई, ये कहा गया कि भाई इसे समाजवादी पार्टी का समर्थन था। उसके बाद राम गोपाल यादव का जो बयान आया कि मतदान में अगर आप रोकने की कोशिश करोगे तो जनता तो पत्थरबाजी करेगी, तो उसे संदर्भ में देखा गया और इसको योगी आदित्यनाथ ने संदर्भ में कहा कि भाई समाजवादी पार्टी द्वारा प्रायोजित यह संभल की पूरी हिंसा है। और देखिए, संभल की इस घटना से पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि संभल में किस तरीके से एक मंदिर मस्जिद का सर्वे जो कोर्ट के ऑर्डर से हो रहा है, उस पर किस तरीके से संगठित होकर एक समुदाय ने पत्थरबाजी की। और आप देखेंगे कितने पत्थर निकले। जब सफाई हुई तो कम से कम 20 से 25 ट्रॉली उसके
अंदर पत्थर निकले, तो इतने पत्थर एकदम 11th आवर में तो इकट्ठे हो नहीं सकते, तो पहले से पत्थरबाजी की व्यवस्था सुनिश्चित की गई थी कि कुछ होगा तो पत्थर होगा। तो ये सब चीज़ें मुझे लग रहा है कि समाज के अंदर इस बात का मैसेज गया है। अब कल शुक्रवार था, कल अगर आप देखेंगे तो जामा मस्जिद के इमाम बुखारी ने जो बयान दिया, उन्होंने आंसू भी निकाले कि संभल को लेके जिस तरीके से राजनीति हो रही है और अब मुसलमानों की स्थिति 1947 के सभी बदतर हो रही है, उन्होंने इस बात का जिक्र करा। तो ना 1947 में मुसलमानों की स्थिति भारत के अंदर बदतर थी, ना आज मुसलमानों की स्थिति भारत के अंदर बदतर है। अगर इमाम बुखारी उस समय अगर ये भी कहते हैं बांग्लादेश को लेके कि बांग्लादेश में हिंदुओं पे जो हिंसा हो रही है, जो अत्याचार हो रहा है, उससे हम बहुत दुखी हैं। नहीं, उनका वीडियो पूरा नहीं, हुआ है उसका एक उन्होंने बोला होगा एक लाइन, लेकिन कब बोला है? कल बोला है, कल बोला उन्होंने। संभल से पहले उनका वीडियो सर्कुलेट हुआ है, हमारे यहाँ खबर भी छपी है होगा, लेकिन कल भी अगर उस बात का जिक्र करते हैं, अगर वो कर जिस तरीके से उन्होंने मुस्लिम को लेकर कहा है कि मुसलमानों की स्थिति कैसी हो गई है, दोयम दर्जे के नागरिक बन गए हम और हमारे 1947 से स्थिति बुरी हो गई है, तो क्या हिंदुस्तान में 1947 में मुसलमानों की स्थिति बुरी थी? भाई उस समय तो सबसे ज्यादा राष्ट्रवादी मुसलमान रहे। मुझे ऐसा लग रहा है कि न उस समय बुरी थी ना अब बुरी है। इस तरीके से एक मतलब समाज को संदेश देने की कोशिश करना, और ओवैसी उस बात को आगे लेकर जाते हैं, और ओवैसी जिस तरह का जिक्र करते हैं और ओवैसी कहते हैं कि भाई बांग्लादेश में हिंदुओं पे हो रहा है तो हमारा उससे क्या, मुसलमानों को, यहाँ के मुसलमानों को क्या लेना देना। तो ओवैसी बांग्लादेश में भी बोल सकते हैं ना, जिस तरीके से वो संभल की चिंता करते हैं। तो बहराइच में जिस तरीके से मिश्रा की हत्या होती है तो उसमें भी कह सकते हैं। राहुल गांधी संभल जाने के लिए तैयार हैं, समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन संभल जाने के लिए तैयार है, लेकिन क्या बहराइच में मिश्रा की जिस नृशंस हत्या हुई थी उसमें क्या समाजवादी पार्टी ने 2 शब्द कहे, अपना डेलीगेशन भेजा था क्या, या राहुल गांधी ने उस संदर्भ में अपनी बात कही थी क्या? तो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से वोट बैंक की पता है कि अब ये वोट बैंक किसका है, निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इस बात को जानती है कि ये जो वोट बैंक है वो भारतीय जनता पार्टी को बड़ा वोट करेगा नहीं, ये हमारा वोट बैंक है। तो इसे कैसे सुनिश्चित किया जाए? और ये डर है कि अगर हम बांग्लादेश के हिंदुओं की बात करेंगे तो हमारा हिंदुस्तान का मुसलमान नाराज हो जाएगा कि ये अपनी राह बदल रहे हैं। और ये वही ओवैसी की जो संसद में शपथ लेते हैं तो जय फिलिस्तीन की बात करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि इस समुदाय को भी देखना चाहिए कि अगर बांग्लादेश में हो रहा है तो आप खुल के बोलो ना कि हम वहाँ के हिंदुओं के साथ हैं, वहाँ जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है उसका हम समर्थन नहीं करते हैं। ये बुद्धिजीवी वर्ग मुसलमानों का इसके साथ में अगर आएगा और ओवैसी अगर खुल के इस बात में बोलेंगे, तब अगर ओवैसी अगर हिंदुस्तान के अल्पसंख्यकों की बात उठाएंगे तो उस बात का संदेश जाएगा कि नहीं, वो बांग्लादेश के हिंदुओं की भी बात करते हैं और हिंदुस्तान के मुसलमानों की भी बात करते हैं। आप सिर्फ एक तरफा बात करोगे तो मुझे लग रहा है कि सीधा सीधा मैसेज जाता है कि आप किस वोट बैंक को खुश करने की राजनीति कर रहे हो। ठीक है, बड़ा अहम है विनोद सर, बड़ा अहम हो जाएगा समझना। यहाँ पर देखिए, बांग्लादेश में हिंदुओं की जो स्थिति हो रही है, जब उस पर बात करने की बारी आती है तो एक चुप्पी है। ठीक है, आप वोट बैंक की बात जो समीर सर कर रहे थे उस लिहाज से भी देख लें, यहाँ पर अल्पसंख्यकों के साथ अगर किसी तरह की कोई बात होती है उस पर तमाम लोग बोलते हैं, बोलना भी चाहिए। दुनिया भर में कहीं भी होती है, आप उठ खड़े होते हैं, ठीक है, अच्छी बात है अगर आप उनका साथ दे रहे हैं। बांग्लादेश में फिर हिंदुओं की बात क्यों नहीं हो रही? बांग्लादेश के हिंदुओं को बार बार योगी आदित्यनाथ को यहाँ पर याद दिलाना पड़ता है। बांग्लादेश में स्वामी चिन्मयानंद हैं, उनके साथ और तमाम साथी, और उसके अलावा तमाम तस्वीरें, तमाम घटनाक्रम हमने देखा। उस पर मुखर होकर बोलने में दिक्कत क्या है? उधर हम अगर हिंदुओं के बारे में बोलेंगे तो यहाँ पर हमको दिक्कत हो जाएगी, यहाँ पर भी उस पर भी सीधे तौर पर वोट बैंक की बात नजर आती है, उस तरह के आरोप लगते हैं जैसे समीर सर कह रहे थे। देखिए, हम देख ही नहीं पा रहे हैं, हमें तो नेत्र दोष के शिकार है ना। पूरा देश बोल रहा है इस पे, कोई ज़्यादा बोल रहा, कोई कम बोल रहा, बोल सब रहे हैं। कांग्रेस ने बाकायदा इस पे बयान जारी किया है, जयराम रमेश का बयान जारी हुआ है, बाकायदा राहुल गांधी का ट्वीट आया है। ममता बनर्जी ने तो यहाँ तक डिमांड कर दिया कि यूनाइटेड नेशन की कीपिंग फोर्स भेजी जाए बांग्लादेश, और भारत सरकार के साथ हैं हम, हाँ, शांति सेना भेजी जाए। और उन्होंने कहा कि हम तो बांग्लादेश के मुद्दे पर भारत सरकार के साथ हैं, भारत सरकार जो कदम उठाएगी, और ये जिम्मेदारी तो सरकार की है, विपक्ष थोड़ी जाके बांग्लादेश में बोलेगा। लेकिन बोल रहा है विपक्ष, ऐसा नहीं बोल रहा है। अभी इन्होंने कहा 3 दिन पहले जो है वो शाही इमाम का वीडियो आया है, अजमेर शरीफ के दीवान ने बोला है, अभी मुस्लिम बुद्धिजीवियों का पूरा बयान जारी हुआ है, नजीब जंग और कुरैशी साहब, कम से कम रिटायर्ड जज जनरल जमीरुद्दीन शाह वगैरह सारे मीडिया में आ चुके हैं, लेकिन हमें दिखाई नहीं पड़ता है कौन जो है सेलेक्टिव नहीं है इस मुद्दे को देखिए। राजनीतिक दल सेलेक्टिव है, मीडिया सेलेक्टिव है, बुद्धिजीवी सेलेक्टिव हैं, हमारे आपके जैसे विश्लेषक सेलेक्टिव हैं। समस्या यहाँ आती है कि हम सब सेलेक्टिव हैं। बांग्लादेश को बिल्कुल हिंदुओं पे नहीं, जितने अल्पसंख्यकों में अत्याचार हुआ ईसाइयों पे भी हो रहा है, और हिंदुओं पे क्यों हो रहा है? उसका कारण है कि हिंदुओं ने वहाँ हमेशा अवामी लीग को सपोर्ट किया है। उसका राजनीतिक कारण है, हिंदुओं ने हमेशा अवामी लीग को सपोर्ट किया है शेख मुजीब के ज़माने से, क्योंकि वो उनकी पार्टी थी। और इसीलिए जो वहाँ कट्टरपंथी जमात आई है, और ख़ासकर जो BNA है, ये पार्टी खालिदा जिया की है, और जिससे ये वैसे ही पोलराइजेशन कर रहे हैं हिंदुओं के खिलाफ बांग्लादेश में, चूँकि चुनाव होने हैं।
जैसे भारत में होता है पोलराइजेशन, चूंकि एक वर्ग जो है वो एक पार्टी को वोट नहीं देता, दूसरी पार्टी को देता है, तो वो पोलराइजेशन होता है। तो ध्रुवीकरण की राजनीति जो भारत में होती है वही ध्रुवीकरण की राजनीति बांग्लादेश में हो रही है। मोहम्मद यूनुस मंदिरों में जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन संभाल नहीं पा रहे हैं, उनकी असफलता है, विफलता है। और मुझे लगता है अभी हमारे विवेक मिश्री जो विदेश सचिव हैं वो जा रहे हैं ढाका, तो सरकार ने कदम उठाया है, तो निश्चित रूप से इसका कुछ असर निकलना चाहिए। शेख हसीना का भी बयान आया है और बड़ा सख्त बयान आया, वो भारत में ही है, तो जाहिर है वो बयान अगर आया है तो उसके पीछे भारत सरकार का भी एक वो होगा, तभी तो उनका बयान आया है। क्योंकि बांग्लादेश में और हिंदुओं के ऊपर तो अत्याचार हो ही रहा है, वहाँ अवामी लीग के कार्यकर्ताओं को भी मारा जा रहा है, वो उसे मुसलमान भी है, वो एक बहुत बड़ा फिल्म स्टार जो है वहाँ का था जो अवामी लीग के समर्थक, उसको मारा गया। तो बांग्लादेश तो इससे भीषण अराजकता का शिकार है। अभी तस्लीमा नसीम का मैं पढ़ रहा था कि जो पाकिस्तान जिसने कितने लाखों लोगों को मारा वहाँ पर 71 में, महिलाओं के साथ रेप किया, वो आज उनका दोस्त हो गया। और भारत जिसने बांग्लादेश निर्माण करवाया पूरा सेना भेज करके हर तरह से, वो आज दुश्मन हो गया। तो ये यहाँ हमारी कूटनीति की भी असफलता है कि हम बांग्लादेश में जो घटनाक्रम हो रहा था उसको सही समय पर समझ नहीं पाए, एसेस नहीं कर पाए, और वहाँ कट्टरपंथी हावी हो गए। तो कहीं ना कहीं ये भी एक आत्मचिंतन मंथन का विषय है कि बांग्लादेश हमारे उससे निकल कैसे गया, हमारी दोस्ती के उससे। तो ये सारी चीज़ें एक बड़े व्यापक परिणाम देखना चाहिए। रही बात संभल की, संभल में सर्वे हुआ कोर्ट के, अब वो उस पर बहुत बहस हो चुकी है कि एक दिन के अंदर फटाफट कोर्ट ने आदेश दे दिया, क्यों दे दिया, कैसे दे दिया, वो अदालत का मामला है। लेकिन इंटेलिजेंस फेलियर भी तो है। अगर छतों पर पत्थर इकट्ठे थे वहाँ, अगर वहाँ भाई अमेरिकन खोखे मिल रहे हैं, फलाने कारतूस मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेलियर भी है। और इंटेलिजेंस फेलियर जब होता है तो किसकी जिम्मेदारी होती है? अगर यही मान लीजिए सरकार गैर भाजपा होती तो पुलिस पर और प्रशासन पर उंगली नहीं उठती क्या? इस पूरी घटना इसी तरह हुई होती, पूरी इसी तरह से ऐसे ही हुआ होता, तब इंटेलिजेंस फेलियर को होता रोज़ जो है, और तब बीजेपी के डेलीगेशन संभल जा रहे होते। आज चूंकि सरकार बीजेपी की है तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी वाले जा रहे हैं। तो ये राजनीतिक दलों का जो सिलेक्टिव नज़रिया है ना भाई, आप इंसान के मौत में भी भेद करते हैं। अगर एक लड़का बहराइच में मरता है और 5 लड़के यहाँ मरते हैं तो मौत तो सबकी है ना एक जैसी, उसमें उनकी। तो ये हम कह रहे हैं राजनीतिक दल विभेद करें, कम से कम हम विश्लेषक और पत्रकार और बुद्धिजीवी तो ना विभेद करें। हम तो एक स्वर से बोलें, हम एक स्वर से बांग्लादेश की भी निंदा करें, हम एक स्वर से यहाँ भारत में भी जो हो रहा है, चाहे जो कोई कर रहा है संख्याओं के साथ जहाँ जहाँ हो रहा है। अभी कल ही एक वीडियो आया है कि एक बच्चे को जो है दो बच्चों को पीट करके उनसे नारा बुलवाया जा रहा है, एक ऐसा वीडियो आया है, एक और वीडियो दूसरे पक्ष का आया है। तो ये कौन कर भाई, ये फेलियर किसका है? ये कहीं ना कहीं प्रशासन और पुलिस का और इंटेलिजेंस का भी तो फेलियर है कि ऐसी ताकतों पर लगाम लगाई जाए। बिल्कुल, इसलिए तो ये चर्चा भी हम कर रहे हैं ना कि इस तरह की चीज़ों पर बात तो बहुत होती रही, लेकिन हो क्या रहा है? अवधेश जी, बहराइच को लेकर अलग अप्रोच, बांग्लादेश संभल को लेकर अलग अप्रोच, दूसरे पक्ष की बात करें बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को लेकर अलग अप्रोच, तो जिम्मेदार तो सारे हैं। बात जब अपनी अपनी आती है, जिस तरीके से विनोद जी कह रहे हैं कि सेलेक्टिव अप्रोच हो गया, भाई अपना अपना वोट बैंक सब अपने अपने हिस्से का देख रहे हैं। अब आपकी अगर चाहत है कि विनोद जी से हमारे द्वंद्व हो तो अब उसका तो कोई मेरे पास चारा नहीं है। रात को सुनिए रात कह दिया मैंने, सुनते ही बौखला गई दुनिया। मैं विनोद जी को कहूँगा कि अब हम लोगों की उम्र हो गई, थोड़ा अमर्ष कम करें। मतलब अगर कोल्हू का बैल कोई आँख है तो वो दूसरे पर भी लागू होता है। वो सब पर। सर बीच में नहीं बोला हूँ ना, बाद में बोल लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी बहुत बात बोलूंगा जिसमें आपको उत्तर देना, नाम लिया इसलिए आप में उत्तर देना ही पड़ेगा। नहीं, चूंकि नाम लेके बोला हूँ, चूंकि आपने मैंने आपका नाम नहीं लिया, प्रश्न ऐसे उठाए हैं, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। नहीं, लेकिन डिबेट में नाम लेना तो अपराध नहीं है ना। मेरा नाम आप ले सकते हैं, डिबेट में नाम लेना। मैं खाली कह रहा हूं, मैंने सबके लिए कहा है, तो मैंने एक पक्ष के लिए नहीं कहा। नहीं, लेकिन अब समीर जी ने जो कहा है उस पर अगर टिप्पणी ये है कि मान लीजिए, तो ये दोनों तरफ से दिखाई देता है। मतलब सवाल ये है कि अब घटनाओं को देखने का दृष्टिकोण हमारा क्या होता है। मूल बात ये होती है, माने मैं तो पूछ रहा हूं, आपके अमर उजाला के जो इसके व्यूअर हैं इतने विवेकशील हैं, मैं कहता हूं इस पर प्रतिक्रिया दें कि बांग्लादेश में जब दिखाई दे रहा था कि अमेरिका पोषित और पाकिस्तान पोषित जिहादी एलिमेंट जिनके सामने इस्लाम और मजहब के अलावा कोई लक्ष्य नहीं है, और वो शेख हसीना की सत्ता उखाड़ रहे थे, उस समय इमाम बुखारी से लेके भारत के मुस्लिम संगठन, विपक्षी पार्टियां, यहाँ के एनजीओ, मीडिया के बड़े पुरोधा, उनका क्या ये स्टैंड था?
शेख हसीना को भारत से निकालो, हमने यही बांग्लादेश दोहरा दिया होता। कांग्रेस पार्टी का उस समय क्या स्टैंड था? किस पार्टी का क्या स्टैंड था? ममता बनर्जी का उस समय क्या स्टैंड था? जरा वो याद करिए कि कैसा इस देश के जिम्मेवार लोगों ने स्टैंड लिया था। और यह भी मीडिया में आया कि जो कुछ भी वह हिंदुओं के बारे में कहा, हम लोग टीवी पर बैठते थे, 2 आदमी बैठता था, केवल झूठ भारत में फैलाया जा रहा है और सरकार की सह पे, सरकार की हैसियत है हम लोगों से कुछ बुलवा देने की। तो दोनों पक्ष क्या, हम इमाम बुखारी ने, मैं पूछता हूं, इमाम बुखारी तो छोड़ दीजिए, मैं कह रहा हूं इस देश के किसी मुस्लिम संगठन ने अगर ये 10 दिन पहले 15 दिन पहले का कोई एक विरोध प्रदर्शन, क्या पत्थरबाजी हुई वहां उतर के कि भाई क्यों हो रहा है? सवाल आप कैसे बात कर रहे हैं? लोगों ने तो शेख हसीना को खलनायक बना दिया, वहां नए सिरे से सब पूर्वी पाकिस्तान अपने को मान रहे हैं। जो कुछ भारत ने किया पलट गया। इस कांग्रेस को समझ नहीं आई कि इंदिरा गांधी ने जो किया उसको पलट दिया गया कि हम शेख मुजीब नहीं है, उसके सारे जो मेमोरेंडम है उसको खत्म करो, सब कुछ खत्म करो, मेमोरी को खत्म करो, उस पर पेशाब कर रहा है उसकी मूर्ति पर। मैं पूछ तो रहा हूं कि भारत के जो आज चाहे जमाते उलमा हिंद हो, जमाते इस्लामी हो, जितने संगठन खड़े हो रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टियां हो, किसी का कोई एक बयान दिखा दीजिए। अब जाके ममता जी की नींद खुल रही है तो बात साफ है कि अब तो सामने दिखाई दे रहा है कि अब सच तो यही है। अब वहां से अभी एक सायन घोष नामक लड़का कोलकाता से लौट के आया है, सभी अखबारों में खबर छपी है। वो बाहर निकला, उससे पूछा कहाँ के हो तुम, भारत के हो, कौन जाति हो, हिंदू है, मारना शुरू कर दिया। उसने कहा कि मेरा हाथ मुंह फटा हुआ है, उसने FIR दर्ज किया है वहां। तो अब जो स्थिति है इस समय उसको उस रूप में देखेंगे। और अल्पसंख्यक क्या है भाई? दुनिया में कितने देशों की संख्या 23 और 24 करोड़ है कि आप किसी को अल्पसंख्यक मानते हैं? मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग इसमें, देखिए जैसे हिंदुओं में गरीबी है उनमें भी गरीबी है, सबको विकास करने का अवसर मिलना चाहिए। लेकिन मैं मुसलमान हूं इसलिए विशिष्ट हूं और इसीलिए हमको कुछ विशिष्टता हासिल है कि हम कुछ भी बोले और वोट के लिए हमारी बात सुनी जाए। अब वो तो कह रहे हैं कि वक्फ की जमीन पर बनी हुई है, जरा संसद बनी हुई है, फलाने बनी हुई है, चिलाना बना, आप क्या करेंगे उसको? क्या मान लेंगे आप? मैंने कंधार से लेके कटक और कामरूप से लेके काठमांडू तक सब वक्फ की जमीन हो गई और फिर गजवाए हिंद हो गया, खत्म मामला। तो आप उसको उस रूप में उसका समर्थन चल रहा है। अब जो देखिए, मैं ये मानता हूं कि भारत में हिंदू मुसलमान एक जटिल समस्या है। जो लोग त्वरित रूप में किसी कोर्ट में कोई ले जा रहे हैं वो इसका समाधान नहीं हो सकता, वो समस्या बढ़ाने वाला है, क्योंकि फैक्ट है वो। जामा मस्जिद पर इतिहास मैंने पढ़ा है, मैं फैक्ट बता सकता हूं। जिस बाबर की बात हो रही है, बाबर ने अपने को क्या कहा है तुजू के बाबरी में, मैं तो गाजी हूं और अपने सेनाओं को कहता था एकदम बिल्कुल, अब पढ़िए उसका, मैं तो कह रहा हूं बाबर का ओरिजिनल अनुवाद पढ़िए, तुजू के बाबरी और बाबरनामा के। उसने क्या लिखा है कि वो अल्लाह अकबर का नारा ही नहीं लगाता, बोलता तुम जिहाद करने आए हो, इस समय तुम एक मुजाहिद हो और जब सैनिकों कितना गर्दन काटते हो उसके आधार पर नापो। लेकिन सवाल यह है कि इस समय हिंदू मुसलमानों को देश में साथ रहना है, लेकिन सच को छिपाएंगे तो नहीं होगा। जो सच्चाई है वो है। 1100 से लेकर के और 1300 ईस्वी के बीच जितनी संख्या टूटी हैं अभी उस पर इशारा हो रहा है। तो इसलिए वो जो कुछ भी आ रहा है ना न्यायालय में वो सच है, उसमें कहीं कोई डाउट मुझे नहीं है। लेकिन आप ये बताइए ना कि इतने बड़े बड़े पत्थर बिना तैयारी के आगे कोई आलोचना करने के लिए तैयार नहीं। आप जा रहे हैं तो क्या पूछेंगे तुमने पत्थर क्यों चलाया, तुमने गोली क्यों चलाई? 6 आदमी आ गए थे, मस्जिद कमेटी के लोग हैं, इतने लोग बाहर कहाँ से तैयारी होकर के आ गए और आप गोली चलाएंगे, मारेंगे और आप में से कोई मर जाएगा और दुखद स्थिति है तो उसके लिए फिर आप दोषी हो? क्या था? आप कोर्ट का मामला कोर्ट में लड़ो, प्रदर्शन भी करना है तो शांतिपूर्ण धरना देके प्रदर्शन करो। जो इस देश में हो रहा है, सिर तन से जुदा की बातें हो रही है, इसकी आलोचना नहीं होनी चाहिए? क्या कोई एक नेता कर रहा है? इस समय जो चैलेंजेज है भारत के सामने वो एक व्यापक इंटरनेशनल इस्लामी फंडामेंटलिज्म है, जिसके साथ दुर्भाग्य से इस दुनिया के बड़े बड़े पूंजीपति, उद्योगपति, कुछ कंट्री की पॉलिटिकल पार्टियां सब खड़ी है, जो दुनिया को अस्थिर करने में लगी हुई है। उनको खुद समझ नहीं है, बांग्लादेश अमेरिका के हाथ से निकल गया। उस चैलेंजेस पर भारत को कोई सोचने के लिए नहीं है। इस समय इस देश में जिस ढंग से खड़ा होकर महाराष्ट्र के चुनाव में क्या हुआ है, उसके बाद की सिचुएशन क्या है, ये जो समीर जी ने कहा है उसमें क्या गलत है, वो मैं तो ये पूछ रहा हूं। एक पक्षीय नहीं है वो। एक पक्षीय तब होता जब ये लोग शुरू में बांग्लादेश के साथ खड़े होते। सरकार का फेलियर है, उस पर बहस होनी चाहिए, उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है, पता होना चाहिए हमारे देश को कि वहाँ क्या हो रहा है। इसलिए सीरियस इशू है, इसको पॉलिटिकल पार्टियों की दृष्टि से देखना वो उचित नहीं है। मैं 3 बातें कह के खत्म करूंगा थोड़ा। पहला
कि मैं ये नहीं मानता हूं कि इस समय सारे मस्जिदों का मामला उस ढंग से उठाया जाना चाहिए। वो समाधान नहीं है। जो लोग उठा रहे हैं उनको देखेंगे, निहायत ही गैर जिम्मेवार लोग हैं। उनकी ये भी हैसियत नहीं है कि उस पर जो प्रतिक्रिया होगी देश में उसको वो झेलने और सहने के लिए तैयार है। जब इतनी तैयारी है कि 10-10 हज़ार लोग पत्थरों को लेकर निकल रहे हैं, उनके अंदर या तो पैदा कर दिया गया तुम्हारी सारी मस्जिदें छीन जाएगी। जो मुसलमान नेता झूठ बोलते हैं कि हमारी मस्जिदें छीनी जाएगी, एक मस्जिद भारत में छीनी गई हो आज़ादी के बाद 77 साल तक तो लड़ाई लड़नी पड़ रही है एक अयोध्या की, कैसे बात कर रहे हैं? सर्वे से कोई मंदिर मस्जिद में बदल जाएगा क्या? मस्जिद मंदिर में बदल जाएगा? जो गलतफहमी पर भी तो हाँ होना चाहिए ना कि ये सब गलतफहमी, इनके खिलाफ मुकदमे नहीं होने चाहिए, उनको जेल नहीं जाना चाहिए। योगी आदित्यनाथ जो कहा है, अगर वो आम मुसलमानों के लिए तो कहते गलत है, लेकिन जो बांग्लादेश में हुआ है, जो संभल में पत्थर चले हैं, अगर वो बाबर का डीएनए कह रहे हैं तो उसमें क्या गलत है? मैं तो ये पूछ रहा हूं। आम मुसलमानों के बारे में बोलेंगे तो मैं उनके विरुद्ध खड़ा हूंगा। ये बाबर का ही डीएनए है, नहीं तो इट के खड़ा होकर पत्थर नहीं चलेंगे, सिर तन से जुदा के नारे देश में नहीं लगेंगे। बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, वहां सिखों के साथ हो रहा है, ईसाइयों के साथ हो रहा है, और गैर मतलब इस्लामी फंडामेंटलिज्म के विरोध करने वाले मुसलमानों के साथ हो रहा है, उसके विरोध में इस देश का एक मुसलमान संगठन खड़ा नहीं है। तो ये बांग्लादेश, ये बाबर का डीएनए नहीं है तो किस चीज का डीएनए है? ठीक है। सवाल यह है कि बात सिलेक्टिव तरीके से ही रखी जा रही है, अपने अपने हिसाब से रखी जा रही है, लेकिन उसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे उस पर कोई नहीं सोच रहा। दूरगामी परिणाम से चुनाव दिख रहे हैं बस। दूरगामी परिणाम कौन देख रहा है? हर कोई अपने अपने हाथ में रोटी लेके सेक रहा है, जिसको जिस तरफ फायदा दिखाई दे रहा है वो उस तरफ से रोटी को सेक रहा है। योगी आदित्यनाथ को हिंदुओं के लिए वहां इतनी जो मोहब्बत उमड़ रही है वो इसीलिए ना कि वो हिंदू वोट को यहाँ कंसोलिडेट करना चाह रहे हैं। हिंदुओं कटेंगे तो बटेंगे और बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा, वो हिंदू वोट बैंक को ध्यान रख के ही तो उनको बांग्लादेश में हिंदुओं की इतनी चिंता हो रही है। अगर वाकई में योगी जी को इतनी चिंता है, वो बीजेपी के बहुत बड़े नेता हैं, तो आप भेज दीजिए ना अपनी सेना, बांग्लादेश में भेज दीजिए, वहां हिंदुओं को सुरक्षित कर देंगे। जैसे इंदिरा गांधी ने जब देखा कि वहां लोगों की मारकाट हो रही है तो अपनी सेना भेजी थी। आप में है दम तो आप भेजिए, आप सेना भेजिए और वहां हिंदुओं को सुरक्षित कर दीजिए, उस देश को वापस से डिवाइड कर दीजिए। जैसे इंदिरा गांधी ने हिम्मत दिखाई, कर दिया, पाकिस्तान से अलग करके ईस्ट बंगाल जो उस ईस्ट पाकिस्तान था उसको बांग्लादेश बना दिया। आप कर सकते हैं तो करिए। ये जो झूठे घड़ियाली आंसू आप बहा रहे हैं यहाँ के हिंदुओं को एक मैसेज देने के लिए, तो वो कहाँ जस्टिफाइड है? दूसरा, वहाँ पे हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, ठीक है, उसमें सबने बयान दिया है, हर कोई अपने अपने हिसाब से अपनी राजनीतिक नफे नुकसान के हिसाब से बयान दे रहा है, जिसमें कि कहीं कोई बुराई नहीं है। हर कोई रोटी सेक रहा है तो उसमें इधर से भी है उधर से भी है, लेकिन उसके आड़ में आप जो यहाँ पर वो बारूद के ढेर में आग लगा रहे हैं वो कहाँ तक जस्टिफाइड है? ये लोगों को जब अपने घर बैठते हैं ना अपने परिवार के साथ शाम को जाके, तो सोचना होगा कि कल को जब आग लगेगी ना तो वो बिल्कुल बेगुनाह, बिल्कुल निर्दोष बच्चे हैं वो मारे जाएंगे। वो लोग नहीं है जो कि उस आग लगाने वाली भीड़ का हिस्सा हैं, वो बच्चे हैं जो कि जिंदगी की जद्दोजहद में फंसे हुए हैं, और जब वो अपने घर से निकलेंगे तो कहीं बम फटेगा तो मरेंगे, कहीं दंगे हो जाएंगे तो मरेंगे, कहीं गोली चल जाएगी तो मरेंगे। तो ये आज हर किसी को, हर नेता को ये सोचना पड़ेगा कि हम अपने पीढ़ी को क्या छोड़ के जा रहे हैं। क्या हम यही देश चाहते हैं जो कि एक कोई निर्दोष कहीं पे भी जा रहा है, जिसको दुकान खोलते हुए गोली लग जाती है और वो मर जाता है? वो तो किसी भीड़ का, किसी पत्थर वाले गैंग का हिस्सा नहीं था। अगर पत्थर इकट्ठा हो गए संभल में तो योगी जी क्यों आंखें मूंदे उस वक्त बैठे हुए थे? उनको दिखाई नहीं दिया? उनकी इंटेलिजेंस कहाँ थी उस वक्त? उनको क्यों नहीं दिखाई दिया कि वहाँ के पाकिस्तानी वहाँ पे बुलेट्स खोखे मिल रहे हैं? तो कैसे मिल रहे हैं? किसी ने बिल्कुल ऐसे एयर ड्रॉप तो किया नहीं है। एयर ड्रॉप भी किया तो आपको पता क्यों नहीं होना चाहिए? तो ये जो बहस है और उसकी आड़ में जो यहाँ पे राजनीति हो रही है, ये खतरनाक राजनीति है। नेताओं को इससे बाज आना चाहिए। ये बारूद का ढेर है, उसमें चिंगारी मत लगाइए। उस बारूद के ढेर को जैसा है वैसा पड़े रहने दीजिए। कोशिश करिए कि पानी डालिए ताकि वो धीरे धीरे निष्क्रिय हो जाए। आग मत लगाइए देश में। ठीक है, आग मत लगाइए। सर देश के हिंदुओं पर, अल्पसंख्यकों पर हमको चिंता करनी चाहिए, निश्चित रूप से करनी चाहिए, और उसमें हर एक को करनी चाहिए। और इसी तरह लेकिन हमको ये भी देखना चाहिए कि हमको चिंता करने का नैतिक अधिकार तब है जब हम अपने देश के अल्पसंख्यकों को सुरक्षित रखें। नंबर एक, आज से 20 साल पहले 1990 में भूटान से 5 लाख हिंदू नेपाली मूल के बाकायदा भगा दिए गए। उनके संपत्तियां छीन ली गई, उनको जो है उनकी सारी चीज़ें उनको बिल्कुल निर्वासित कर दिया गया, और वो संयुक्त राष्ट्र संघ के शरणार्थी कैंप में नेपाल में रहे, और आज वो तितर बितर कर दिए गए।
एक स्वर नहीं उठा इस भारत से बड़े हिंदुत्व के ठेकेदारों का। उनके लिए लड़ाई लड़ने कौन गया था मालूम है? एक ईसाई जॉर्ज फर्नांडीज नाम का व्यक्ति। मैं गया था, मैंने वो रिपोर्ट की थी 5 पत्रकारों के साथ, आनंद स्वरूप वर्मा के नेतृत्व में, जो यूनाइटेड नेशन के ह्यूमन राइट कमीशन में डिस्कस हुई है। उन हिंदुओं की दशा, मेरी रिपोर्ट है। एक और अपील कर करके लोग परेशान हो गए उस समय, तमाम हिंदुत्व के ठेकेदार थे, किसी ने उस पर जवाब नहीं दिया और किसी ने एक बयान तक नहीं दिया। और उस समय ये मामला चला 2005 तक। उसमें केंद्र में नरसिम्हा राव की सरकार भी रही, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार भी रही और बाद में मनमोहन सिंह सरकार भी आई। कोई तो ये, चूंकि वो भूटान में था मामला, वहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं था, वहाँ हिंदू और वो जो भूटान के जो है उनके बीच में लड़ाई थी, तो उसकी रोटी यहाँ नहीं बन सकती थी, उससे जो है यहाँ का पोलराइजेशन नहीं हो सकता था। इसलिए भी जो हम बांग्लादेश पर करें चिंता, सार्थक हस्तक्षेप करें, पूरा देश उनके साथ खड़ा हो, लेकिन घरेलू राजनीति का इस्तेमाल उसमें न किया जाए, घरेलू राजनीति के लिए उसको इस्तेमाल न किया जाए। मेरा ये कहना है, चाहे ये पक्ष चाहे वो पक्ष। बारूद के ढेर में अपने अपने हिसाब से तो आग लगती रही है जदीप सर, लेकिन बड़ा अहम है कि सब अपना वही बात घूम फिर के, फिर जिस पर हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, अलग अलग मुद्दों पर समय काल परिस्थिति के हिसाब से सिलेक्टिव अप्रोच, हमको क्या सूट कर रहा है, उनको क्या सूट कर रहा है, वो अपने हिसाब से। आप तो आग लगा के चले जाएंगे, 5 साल बाद कौन होगा कौन नहीं होगा वो जनता तय कर लेगी, लेकिन उस 5 साल में क्या होगा? मसला बहुत गंभीर है आदर्श, और भारत के पड़ोसी मुल्क जिससे बहुत गहरा नाता है, और 47 के पहले तो सब एक ही था, 2 बड़ी लकीरें खींच दी गई, 3 हिस्से हुए भारत के, कहने को 2 थे, पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, और 71 तक तो ये देश भी नहीं था नक्शे पे। वहाँ पर मोहम्मद यूनूस जो करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई लोकतांत्रिक अधिकार उनके पास नहीं है, वो केवल एक सरकार चयन की प्रक्रिया सुलभ करने के लिए बनाए गए थे अस्थायी तौर पर। कोई लोकतांत्रिक अधिकार उनके पास नहीं है। और वो जब ये कहते हैं कि अभी सरकार के लिए लोकतांत्रिक चुनाव कराने के लिए 4 साल का वक्त लगेगा, वो जब ये कहते हैं कि हम करेंसी नोट से मुजीबुर रहमान का बंगबंधु का फोटो हटा देंगे, वो जब ये कहते हैं कि हम बांग्लादेश के संविधान से धर्मनिरपेक्ष शब्द मिटा देंगे, तो ये बहस वोट बैंक से बहुत ज्यादा आगे की है। और इसमें केवल देश के लोग जो मुंह में दही जमाए बैठे हैं, उन तो ये बात हम करते हैं, हर बहस में करते हैं। दुनिया के चौधरी क्या कर रहे हैं? उनको इजराइल और हमास में अलग तरह का समीकरण नजर आता है, रशिया यूक्रेन में अलग नजर आता है, सीरिया में अलग नजर आता है, तुर्की में अलग नजर आता है, और वही लोग प्लांट करते हैं उस मोहम्मद यूनूस को और उसको पुरस्कार देते हैं दुनिया का बड़ा। और वो मोहम्मद यूनूस एक प्लांटेड एजेंट के रूप में अगर वो कहता है कि मैं बंगबंधु का फोटो हटा दूंगा, जो पाकिस्तान में नहीं हुआ कि जिन्ना का फोटो हटाने की कोशिश नहीं की गई, इतनी अराजकता के बावजूद। भारत में हम राष्ट्रपिता का फोटो रखते हैं करेंसी नोट पर, और जिसने उस राष्ट्र का निर्माण किया उसको फोटो हटाने का मतलब क्या होता है? अगर वो ये कहते हैं कि उस पर हम जुलाई की जो छात्र आंदोलन है, जो पूरी तरह प्रायोजित थी, अब ये स्पष्ट हो चुका है, केवल शेख हसीना को हटाने के लिए वो पूरा कार्रवाई हुई थी, और किसके इशारों पे हुई ये स्पष्ट होता है। और जब वो जिन संगठनों पर प्रतिबंध लगा था हिंसा करने के लिए, राष्ट्रद्रोह के लिए, उन पर प्रतिबंध हटा देते हैं, और उसी जमाते इस्लामी के और उसी के प्रतिनिधि बीएनपी पार्टी के जो नेता हैं जो इस उग्रवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, वो आईएसआई के एजेंटों से और पाकिस्तान के राजनीतिकों से लगातार बैठकें करते, तब हमको नहीं समझ में आता है मसला कितना गंभीर है। हम कब तक छोटे स्वार्थी हित, और इन्हीं छोटे स्वार्थी हितों में लगे रहने की वजह से 1000 साल तक भारत में वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। और इस विषय की गंभीरता अगर हम नहीं समझते हैं और इसकी पार्टी, उसके नेता उसका वोट बैंक करते रहेंगे, तो फिर ये आग और भयावह रूप से हमें चपेट में ले लेगी। भारत के पड़ोसी मुल्कों में अपनी सत्ता स्थापित करके भारत को घेरे रहने की जो विश्व रणनीति है, उसका जवाब मिलजुल कर देने का वक्त है, तेरा मेरा करने का वक्त नहीं है। करते रहेंगे तो फिर हम वैसे ही होने की कोशिश में चले जाएं, और अब जो है कोई भौगोलिक नहीं आएगा आपके ऊपर उपनिवेशवाद, आपके ऊपर आर्थिक आएगा, सांस्कृतिक आएगा, सामाजिक आएगा, और उसकी कोशिशों को जो नहीं समझता है वो इस तरह की बहस में पड़ा रहे तेरे मेरे की, और इस तरह की बहस चलती रहेगी। और आप जी, ये जो शेख हसीना के लिए जो हमदर्दी है, जिस वक्त उनके खिलाफ बांग्लादेश में साजिश हो रही थी, उस वक्त अपनी सरकार उनके साथ बहुत क्लोज कांटेक्ट में थी। शेख हसीना के सरकार से बहुत अच्छे रिश्ते थे हमारे। तो ये जो हम विश्व गुरु बने हुए हैं आज की डेट में, या बनने का सपना देख रहे हैं, ये हमारी विफलता नहीं है क्या? हमारा फेलियर नहीं है क्या कि हम उस चीज़ को देख ही नहीं पाए? हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनका क्या काम रह गया है? हम कहीं कुछ जो असल में हो रहा है वो देख भी पा रहे हैं, या हमारा सर सिर्फ आसमान की तरफ देख रहा है, ज़मीन की सच्चाई हमें कहीं नहीं दिखाई दे रही है, चाहे वो बांग्लादेश है चाहे वो इंडिया है? नहीं, लेकिन अभी देखिए बांग्लादेश को लेकर आपने कहा कि वहाँ क्या हो रहा था उस पर नजर होनी चाहिए। अब इंटेलिजेंस ठीक है, देश अपने अपने हिसाब से तो इंटेलिजेंस पर नजर रखता है, लेकिन अब कितना इंटरफेयर हो सकता है वो तो सरकारें आपस में तय करती होंगी। अब क्या हुआ वो उस पर आप ही लोग राय डालेंगे, रोशनी डालेंगे। सर,
बारूद के ढेर पर ही मैं आ रहा हूँ, क्योंकि बारूद का ढेर है, कभी आग लगा देते हैं, कभी बुझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बुझती नहीं है और उसको अपने अपने हिसाब से हम जलाए रहते हैं। जिस तरीके से आखिर में जयदीप जी ने अपनी बात में कहा कि अगर इसी तरह रहेंगे तो आगे बहुत कुछ होने वाला है और बहुत कुछ बदलने वाला है, उसको लेकर तो कोई सोच नहीं रहा है। केवल एक टाइम लिमिट तक हम चल रहे हैं कि वहाँ तक 27 तक देख लें, 29 तक देख लें, और सब इसी हिसाब से देख रहे हैं। देखिए, जयदीप जी ने जो कहा उसके बाद मैं सोच रहा था कि मैं कुछ कहूँगा नहीं, क्योंकि करीब करीब मैं उसकी सारी बातों से सहमत हूँ। और वैसे भी जो लोग, मैं केवल एक बात कहता हूँ, देखिए कई बार हम लोग ये बात करते हैं कि सरकार है इंटेलिजेंस फेल्योर। ये धरती जब से बनी है, सबसे जो ताकतवर रहा है ना, उसके यहाँ ही इंटेलिजेंस फेल्योर होता रहा है। अमेरिका में 9/11 कैसे हुआ? उससे बड़ा तो किसी के पास नहीं होगा। इसराइल में नहीं, मतलब जिसको कहा जाता है मोसाद, उससे बड़ा तो किसी के पास नहीं है, लेकिन वहाँ हो गया 7 अक्टूबर को। देखिए, कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि बड़ा आसान होता है ये कह देना, दुर्घटनाएं, घटनाएं, ये सब हमेशा नहीं रहता है कि कोई ऐसी चीज़ है इतने तंत्र में कि आप हर चीज़ पर कंट्रोल कर लेंगे। बहुत सारी चीज़ें अनहोनी होती हैं। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ, ये हिंदू मुसलमान जो जयदीप जी ने कहा, देखिए हमारा देश, मैं कई जगह ये कह चुका हूँ कि भाई अब घर का बंटवारा नहीं संभव है। ये नेहरू ने भी कहा था और अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कहा था कि अब बंटवारा संभव नहीं है। तो जब रहना उसी घर में है, दिन भर झगड़ा कर लो या प्रेम से रह लो, मतभेद होते हैं, लेकिन कम से कम यह ख्याल रहे कि रात को जब सोओगे तो नींद ठीक से आ जाए। क्योंकि हमें मतभेद के बावजूद साथ रहना है। कोई एग्जिस्टेंस हमारे लिए चुनाव नहीं, मजबूरी है। ये चयन नहीं है, कंपल्सन है। और जब ये कंपल्सन है तो दोनों बातों को समझ लेना चाहिए। वोट के लिए कि चूंकि माइनॉरिटी कहीं बटे नहीं, वो पूरा हमको मिल जाए और ये इतना बड़ा समाज है 80%, इसमें से 20% आ ही जाएगा, ये राजनीति बहुत दिन तक नहीं चल सकती थी, ना अब चल रही है। ये बात लोग समझ लें। विनोद जी ने एक बात कही, देखिए मैं हमेशा इस बात को निदा फाजली की बार बार दोहराता हूँ। कल भी मैंने चैनल पर कहा, एक कोई अच्छी चीज़ है तो उसको 1000 बार मैं दोहराऊँगा कि हिंदू भी मज़े में है, मुसलमान भी मज़े में, इंसान परेशान यहाँ भी है वहाँ भी। मुझे बांग्लादेश में एक आदमी मारा जाता है, सबसे पहले लगता है इंसान मरा है, वो बाद में हिंदू होगा या मुसलमान होगा। ईमानदारी की बात यह है कि जिस इंदिरा गांधी ने, जिनका नाम इतना बड़ा लिया गया, सो काल कहा जाता, अटल जी ने उनको पता नहीं क्या कहा था कि इंदिरा इज़ इंडिया या इंडिया इज़ दुर्गा कहा था, या जो भी हो, जिस मुजीबुर रहमान की उन्होंने सत्ता कायम की, एक फैनेटिक और फंडामेंटलिस्ट पाकिस्तान की बुरी नज़रों से बचाने के लिए वो देश बना। उस देश में जब सत्ता परिवर्तन होता था, आज वही पार्टी काफ़ी समय तक चुप रही। मैं केवल एक चीज़ विनम्रता से, हो सकता है कि मुझे न पता हो, बांग्लादेश में जब ये सब शुरू हुआ, वहाँ मारकाट, हिंदुओं घर जलाए गए, कितने दिन के बाद कांग्रेस का क्या रिएक्शन आया है? मैंने राहुल गांधी के मुंह से हिंदू शब्द नहीं सुना है, और हो सकता है कि मैं ना सुना, उन्होंने कहा हो कहीं, लेकिन मैं वो चाहता हूँ वो बाइट कोई मुझे दिखाए जहाँ राहुल गांधी ने कहा हो कि जो बांग्लादेश में हिंदू मारा जा रहा है वो गलत है या बुरा है। मैं ये कहता हूँ कि सच को स्वीकारिए। धरती गोल है, ये सच है। हम चाहते थे चिपटी हो या ना हो, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि सच्चाई जो है वो वस्तु या घटना की होती है। ट्रूथ इज ऑब्जेक्टिव नॉट सब्जेक्टिव। कोई मर रहा है, आप उसको खुल के कहिए कि ये गलत हो रहा है, चाहे वोट मिले ना मिले। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह से अपोजिशन ने बांग्लादेश में जो कुछ हुआ, उस पर जितनी दबी जबान रखी, उसका फ़ायदा योगी आदित्यनाथ ने उठाया। जब आप खुद नहीं बोलेंगे, आपकी मरी हुई आवाज़ भी नहीं निकलेगी किसी एक घटना के लिए, और ये तय है, ये तो खुद अपोजिशन भी जानता है। आज ममता बनर्जी जो कुछ 2 दिन से कह रही हैं, सीधा सीधा इशारा है डीप स्टेट। और जिस तरह से बांग्लादेश में हुआ है,
आप ये समझ लीजिए, आज बीजेपी है, कल को कांग्रेस आएगी, परसों कोई ये रहे में से मतलब भारत की जो तरक्की हो रही है वो नहीं सुहा रही है विकसित देशों को। वो सबोटाज करना चाहते हैं, जानते हैं इतनी बड़ी 150 करोड़ की आबादी वाला ये देश अगर तीसरी शक्ति बन जाता है तो ये बहुत बड़ी चुनौती होगा पूरी दुनिया के लिए। और वे ताकतें बिल्कुल लगी हुई हैं कि किस तरह से भारत में अस्थिरता कायम की जाए, इस बात को समझ लेना चाहिए। और ये बार बार जा कर के अमेरिका में बैठ कर के फलाना बैठ कर के कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी ख़त्म हो चुकी है, फलाना ख़त्म हो चुका है, ये सब बंद होना चाहिए। और बीजेपी भी किसी पार्टी की बुराई विदेश में जाके न करे, मैं तो इस बात का पक्षधर हूँ। देश की चिंता है देश, लेकिन देश के सामने सिर्फ हिंदू मुसलमान ही नहीं, बहुत बड़े बड़े खतरे हैं, जिस खतरे का जयदीप जी ने अभी जिक्र किया था, सारे लोग कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कि हमारे मतभिन्नता हो सकती है, लेकिन इंसानियत के सवाल पर हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए। यही बड़ी बात है। जल्दी से पूर्ण सर ने बड़ी इच्छा जताई है कि राहुल गांधी का कोई वीडियो इन्हें दिखाए जिसमें उन्होंने कहा हो कि हिंदुओं पे अत्याचार नहीं होना चाहिए। मैं भी एक ऐसा वीडियो देखना चाहती हूं जहां मोदी जी को कहते सुना गया हो कि लेबनान में, सीरिया में जो मुसलमान मर रहे हैं उनको नहीं मरना चाहिए। मैं भी बहुत हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ, कोई ऐसा वीडियो ला के दिखा दे। मोदी से अपेक्षा करने की जरूरत नहीं। मोदी एक ऐसे देश के प्रधानमंत्री हैं जहाँ पे 80% लोग वो हैं। आपको ये कहना चाहिए कि ओवैसी जाकर के वहाँ पे फलस्तीन की बात करते हैं, लेकिन ओवैसी ने संसद में हिंदू का नाम नहीं लिया। क्यों भाई, क्यों? आपको सारी वो चीजें चाहिए, ओवैसी संसद में हिंदू का नाम नहीं ले। लेकिन मोदी जी को आपको सब तरफ लागू है, इधर भी सही है, उधर भी सही है। मैं आपको बता दूं, इसलिए नहीं, मोदी जी ने कहा है लेबनान पर, बाकायदा हमेशा कहा है फलस्तीन से हमारे रिश्ते अच्छे हैं और वहाँ गए भी। लेकिन जो आप ये बताइए कि एक बार आपने ओवैसी के नाम पे नहीं सोचा कि वो फलस्तीन की बात कर रहा है। देखिए, सुनिए, हमारे ये बड़ा फैशन हो गया है कि 80% को गाली देना, हिंदू को हिंदू कहना, हम बड़े भारी विद्वान और प्रकट हैं। ये देखिए, यूनिवर्सिटी और कुछ मीडिया लोगों तक सीमित रह गए। इसीलिए ये तमाम जो एक है ना लेफ्ट लिबरल, ये इसे इतने भयानक रूप से मतलब इनका वो हो रहा है। कहीं भी देख लीजिए, अभी एक फ्रांस में देख लीजिए, वहाँ भी गए, सब जगह। नहीं, मैं इस बात को कह रहा हूँ, देखो जो सच्चाई है अपने देश में, बांग्लादेश में हिंदू मर रहा है, लेबनान पे पहले बात कर लो, इसके बाद हम हिंदू की बात करेंगे। ये हम हिंदुस्तानी कह रहे हैं, हमारा ही भाई वहाँ मारा जा रहा है। अरे आप ये इतने तो कम से कम कहिए। मैंने फिर कहा इंसान है, मैं हिंदू मुसलमान बाद में आता हूँ, चाहे जहाँ का भी हो वहाँ का भी है। अगर मारा जा रहा है, फ़लस्तीन के सवाल पर भी हमने किया। लेकिन इसराइल में मैं एक सीन बताता हूँ आपको, उसी को ख़त्म करूँगा। पूर्णिमा जी, एक 80 साल का बुढ़ा 7 अक्टूबर को जो फेस्टिवल हो रहा था, उसकी पोती वो गायब हो गई। 7 दिन के बाद पता चला कि उसकी पोती मर गई है। वो बुढ़ा इतना खुश हुआ, वो कह रहा है कि बहुत अच्छा हुआ, मैं 7 दिन सो नहीं पाया था कि मेरी पोती अगर अपहरण कर लिया गया होगा तो मैं जिंदगी भर में जी नहीं पाता। वो इस बात से खुश था कि उसकी पोती मर गई है। शुरुआत वहाँ 7 अक्टूबर से क्यों नहीं होती? लेबनान उसके बाद आता है, पहले आता हमास, जो 7 अक्टूबर आता उसके बाद है। हम लोग प्रतिक्रिया पर बड़ी प्रतिक्रिया करते हैं, लेकिन क्रिया पर हम लोग चुप हो जाते हैं। लेबनान सर बाद में आया, उसके पहले सीरिया है, उसके पहले लीबिया है। अरे सीरिया, लीबिया, देखिए सुनिए, मैं 7 अक्टूबर की बात हमारी अलग दिशा में चली जाएगी। हाँ, देखिए, मैं तो खाली एक सवाल पूछता हूँ कि हम हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, भारतीय इस देश में कहीं है कि नहीं है? कोई भारतीय है, बचा है कि नहीं बचा है? हिंदू बने, मुसलमान, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, भारतीय कहाँ मिलेगा मुझे? मैं उसको खोजना चाहता हूँ। अरे इंसान खोज लो। नहीं, भारतीय, हम भारत की बात कर रहे हैं। भारत इंसान तो दुनिया में फिर खोजना पड़ेगा। फिर तो हमको इजराइल कैसे बना उस इतिहास में जाना पड़ेगा, कितने मरे उसकी लिस्ट निकालनी पड़ेगी, गाजा में कितने मरे हैं, कितने बच्चे मरे हैं, कितने अस्पताल में बीमार मरे हैं, वो तो फिर बहुत लंबी बहस हो जाएगी। हम तो भारत में भारतीय हम खोजना चाहते हैं कि हमें कहीं भारतीय दिखाई पड़ जाए। भारतीय उसमें तो फिर आगे बढ़ जाएगा, बीच में हम चुप। मैंने नहीं, सुनिए, अब आप सोचिए कि बांग्लादेश में एक लड़का बाहर निकल रहा है
ऐसे कुत्ते की तरह खदेड़ के मार रहे हैं, लड़की का वस्त्र खींच रहे हैं, उसकी चर्चा अगर हम करें तो इसमें भारतीय को ढूंढ हो, सोचो ना, मतलब क्या है, भारतीय को ढूंढ लेंगे आगे भाई, वो भी ढूंढेंगे भारतीय को, लेकिन ये बांग्लादेश में हो रहा है तो हम क्या, मतलब इस पर बहस होगी। मोदी जी पहले प्राइम मिनिस्टर से जो इस देश में फिलिस्तीन गए और इजराइल को बता के गए, और इजराइल के जहाज़ों ने, वो जानते थे कि फिलिस्तीन जा रहा है, इजराइल के 7 वायुसेना के जहाज उनको सुरक्षा होकर के पहुंचाने गए, और वो जानते जॉर्डन के सेना की जहाज में गए हैं, वहां जा करके फिलिस्तीन की स्वतंत्रता की घोषणा किया है प्राइम मिनिस्टर ने, किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया है। लेकिन उसका यह मतलब थोड़े है कि आप बोलते हैं बांग्लादेश इस समय एक अफगानिस्तान के बाद दूसरा इस्लामिक जिहाद का हो गया है, चूंकि जयदीप कार्निक जी ने इतने ढंग से कर दिया था कि उसके बाद बोलने का कुछ रह ही नहीं गया था उसमें। वो देश इस समय आपके लिए ऐसे खतरनाक स्थिति में खड़ा हुआ है, ये जो बोल रही है ना, परसों जो मीना शाह कौन सी पत्रकार थी, जरा जाके पूछो, वो भी बहुत बड़ी सेकुलर पत्रकार थी, 18 बांग्लादेश चैनल की थी, ऐसे ही झंडा उठाती थी, वो घिरी रही है, और किस ढंग से क्या हुआ है, कैसे वो बच के घर तक पहुंची है। 85 से ज्यादा ऐसे पत्रकारों का एक रेडिशन कैंसिल कर दिया है जो वहां जेन्युइन बात कर रहे थे। 52 वकील जो चिन्मय के खड़े हुए, उनके एक रेडिशन कैंसिल पर मुकदमे दर्ज हो गए हैं, कुछ जा नहीं सकते हैं। राष्ट्रपति खुलेआम जिहादियों को कह रहे हैं कि मारो काटो, इस्लाम का राज बनाओ, और वहां हम ढूंढ रहे हैं कि मोदी जी ऐसे कर रहे हैं, फेलियर है। और इस पर मैं कहूंगा कि इस पर गंभीरता से, मैं तो कह रहा हूं संसद का विशेष अधिवेशन हो, उसका लाइव प्रसारण भी नहीं हो, कि भाई बांग्लादेश को लेके भारत इस समय क्या करे। अमर उजाला भी चाहे तो मैं समय निकाल के आऊंगा, उस पर एक डिबेट केवल इस पर हो कि अब भारत की वहां पॉलिसी क्या हो, क्योंकि ये जो उन्होंने एक लाइन बोला है रामकृपाल जी, डीप स्टेट, जो ये मांग है वो बहुत खतरनाक है कि यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग फोर्स वहां जाए। भारत क्यों नहीं हस्तक्षेप करे, सवाल तो ये है, ये मांग हमारे देश में क्यों नहीं हो रही है। तो ये जो डीप स्टेट का भयानक जो ये मांग है, नहीं, आपने जो कहा है ना, अब उसके बारे में मतलब आप जो बोल रही है, आपको समझ है, आप कितना नैतिक पायदान पर कम से कम खड़े हो। ये पूर्णिमा जी, आपने सरकार पर कटाक्ष किया है। एक देश जिसको भारत ने खड़ा किया, वो भारत के हाथ से निकल गया, जिहादियों के हाथ में चला गया, और आप अपने देश की सरकार को, जो लोग वहां खड़े हो रहे हैं उसको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, लेबनान का झंडा उठा रहे हैं। लेबनानी आपसे पूछ करके हमला करने गए थे क्या? हिजबुल्लाह वहां इजराइल पर हमला करने गए थे कि हमारे देश में लोग झंडा उठाते हैं, एक एक आदमी मर रहा है वहां। तो इसीलिए कह रहा हूं, वहां मंदिरें ध्वस्त हो रही हैं, लोगों के, मतलब आप जो दृश्य आ रहे हैं, मैं संपर्क में हूं लोगों के। अभी मैं कलकत्ता में था, लास्ट बोल रहा हूं, 2 दिन का दुनिया के शक्ति समागमों का जो है ना, वो था, शक्ति समागमों का सम्मेलन था, देश दुनिया भर के शक्ति पीठ के लोग आए थे। बांग्लादेश 2 आदमी ऐसा था, बोला कि हमारा नाम भी मत लीजिएगा, 15 दिन चुपचाप पहले आ गए हैं। 4 लोग जो लेके आ रहे थे उनको वहीं अरेस्ट कर लिया है। वो बनारस में 2 दिन का पहली बार शक्ति पीठ का सम्मेलन था, जरा जाके बात करते तब पता चला इस समय की परिस्थिति जरा भिन्न है, ये नॉर्मल पॉलिटिक्स की परिस्थिति नहीं है। मैं किसी की बात नहीं काट रहा हूँ। मैं 2012 में काठमांडू नहीं, मैं 2012 में काठमांडू गया था, एक सार्क का एक सम्मेलन था एक, तो उसी में ये ओपन डिफेकेशन वगैरह को लेकर के बात उठी थी। तो उसमें बांग्लादेश के भी पत्रकार आए थे, पाकिस्तान के भी लोग थे, भारत से मैं भी गया था, और भी लोग थे, सारे 5-6 देशों के। दिलचस्प बात ये थी कि पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल और बांग्लादेश प्रतिनिधिमंडल के बीच कोई बात नहीं हुई पूरे 4 दिन। मतलब सिर्फ डिस्कशन में नहीं, खाने की मेज़ पर और नाश्ते की मेज़ पर हम लोग बैठते थे तो न पाकिस्तानी बांग्लादेशियों से बात करते थे, न बांग्लादेशी पाकिस्तानियों से बात करते थे, हिंदुस्तानियों से दोनों बात करते थे। ये स्थिति भी थी। आज स्थिति ये हो गई है कि बांग्लादेशी में कथित तो ताकतें हैं। देखिए, पूरा बांग्लादेशी सब नहीं है ऐसे, जो अभी अवधेश जी ने कहा कि लोग वकील मार दिए गए, उसमें मैक्सिमम तो मुसलमान हैं, जो उनके वकील और उनके समर्थक, ये जो है, क्योंकि वो उनके कट्टरपंथियों के खिलाफ है। तो कट्टरपंथियों के जो भी खिलाफ है, जाहिर है हिंदू वहाँ सबसे ज़्यादा निशाने पर हैं, वो मारे जा रहे हैं। क्योंकि जिस तरह बांग्लादेश जिन हाथों में चला गया, एक डीप स्टेट की बात हम लोग बहुत कर रहे हैं इन दिनों, लगातार शुरू हो गई। ये डीप स्टेट किसका है? डीप स्टेट के मुखिया तो ट्रंप साहब हो गए हैं, और ट्रंप साहब तो भारत के दोस्त हैं। तो अब डीप स्टेट से क्या खतरा? वो तो मोदी जी के भी दोस्त है, भारत के भी दोस्त हैं। बाइडन के समय हो सकता है डीप स्टेट रहा हो, तब तो डीप स्टेट हमारे मैत्री भाव में आ जाएगा ना, जब से ट्रंप साहब जब रहेंगे। ठीक है, बातें बहुत सारी आगे आदर्श और बात लंबी चली जाएगी, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत अच्छा सवाल उठा है यहाँ पर कि भारतीय कौन है और भारतीयता की बात होगी कि नहीं। ये सारी बहस ही उस भारतीयता को बचाने की है
जो भारत में रह के खुद को भारतीय नहीं मानता उनको चिन्हित करने की है। कोई नहीं कह रहा है कि आप इस भारत से चले, जो उखाड़ पछाड़ होनी थी 47 में हो गई, हमारे न चाहते हुए भी हो गई। जिनको लकीरें खींचनी थी उन्होंने खींच दी, बीच अरब देश में ले जाकर एक इजराइल जिनको बसाना था और लड़ाइयां करवानी थी उन्होंने करवा दी। अब आप किसको दोष दे रहे हो? तब हम ये सोचते थे कि इतना शक्तिशाली राष्ट्र कैसे ऐसे गुलाम बन गया। आज समझ में आता है जब हम आज भी दुश्मन को चिन्हित नहीं कर पा रहे तो फिर क्यों नहीं बन जाएगा। दुश्मन को चिन्हित करने की इतनी जबरदस्त कमजोरी और इतनी बौद्धिक कंगाली अगर रहेगी तो स्थितियां कमजोर होंगी। अभी बहुत अच्छा किस्सा बताया विनोद जी ने, वो मिलते नहीं थे और उसी पाकिस्तान से लगभग 25 साल के बाद चीनी का आयात किया जाएगा जो भारत से आयात होता था। स्थितियां किस दिशा में जा रही हैं, राजनयिकों के साथ बैठक हो रही है। हम नहीं समझ पाएंगे और तेरा मेरा करते रहेंगे तो स्थितियां वहीं जाएंगी। इसीलिए मैं उस पर कंक्लूड करना चाहता था। दुश्मन को कौन कहता है कि तुम भारत से बाहर चले जाओ, पर जब भारत में रहते हो तो भारत की बात करो तो भारतीयता है और भारतीयता जिंदा है। और भारतीयता की परिभाषा पर तो बहस संसद में भी हो सकती है, यहां भी हो सकती है, बहुत लंबी चली जाएगी। लेकिन भारतीयता की परिभाषा के अपने अपने कोने पकड़कर लोग अपना अपना भारत बनाने की कोशिश करेंगे तो उसकी इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। इतना ही कहूँगा। ये बढ़िया बात आपने कही, उसकी इजाजत किसी को भी नहीं मिलनी चाहिए। और जाहिर सी बात है भारतीयता की बात होगी तो फिर सबको करनी होगी और उसी तरीके से करनी होगी। और जो बात पूरी चर्चा में निकल कर आई कि देखिए अलग अलग मुद्दों को अपने अपने हिसाब से जरूर भुनाया जाता है, उनके फायदे उठाने की कोशिश की जाती है, लेकिन उसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे और कमियां कहाँ हैं, या दुश्मन, जैसे जदीप जी ने कहा कि दुश्मन अगर हम नहीं पहचान पा रहे हैं तो वो हमारी जिम्मेदारी है, हमारा बड़ा फेलियर है और इस पर गंभीरता से सबको सोचना होगा, सबको इसके बारे में देखना होगा। आपकी क्या राय है? आप भी आकर जरूर कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा, अपने सवाल भी जरूर छोड़कर जाइएगा और देश और दुनिया की हर बड़ी और जरूरी खबर के लिए अमरउजाला.com पर बने रहिएगा। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।